नमस्ते। सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक सीरीज संघर्षवादी एवं पश्चिमी थिंकर्स के कथन, उनके परिभाषा पर क्लास कंटिन्यू बनाए हैं। इसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, जिन्होंने इस शब्द को कहा है कि स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। जैसे कोई श्रमिक है और श्रमिकों का वर्ग बना होता है। जब श्रमिक जागृत हो जाते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और उस उद्देश्य को पाने के लिए जब संघर्ष करते हैं मिल करके सब, तो किसी एक की जो लक्ष्य है उस सब का लक्ष्य एक में समाहित हो जाती है, या एक की जो विचार है वो स्वयं सब के लिए हो जाती है। तो इस तरह से कहना है कि जो स्वयं में वर्ग है वो स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं इमाई तुर्की। फिर देखते हैं, सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियां। तो प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के बारे में कार्ल मार्क्स बात करता है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को उत्पादन की शक्तियां या उत्पादन की जो शक्ति है वो टेक्नोलॉजी मशीन पर निर्भर है। मशीनीकरण आने से ही, प्रौद्योगिकी आने से ही उत्पादन की मात्राएं बढ़ी है और इसी से ही एक प्रकार से आधुनिकता फैली या आई कहना चाहिए। तो प्रौद्योगिकी को इन्होंने उत्पादन की शक्तियां के रूप में बताया है। फिर आता है, कोलिंस के संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो कोलिंस भी एक संघर्ष सिद्धांतवादी है और कोलिंस का जो सिद्धांत है ज्यादातर घटना विज्ञान घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति से संबंधित है। देखिए, अलग अलग संघर्षवादी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक संघर्षवादी किसी न किसी विज्ञान से या किसी घटना से प्रभावित हुए हैं और उनकी सोचने विचारने की ढंग भी किसी विशेष क्षेत्र को या विशेष कहना चाहिए शाखा को, जो शाखाएं हैं विज्ञान की, उनको प्रदर्शित करता है। तो घटना विज्ञान, जिसको हम जो है प्रघटना शास्त्र भी बोलते हैं, फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, और एथनोग्राफी या एथनोमेथडोलॉजी, निर्जाति पद्धति विज्ञान। तो ज्यादातर कोलिंस का जो संघर्ष सिद्धांत है ये इन विज्ञानों से प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत पूर्णतः आधारित है। तो डेरेनडार्फ ने सत्ता को लेकर के संघर्ष की बात कही है। उनका कहना है कि लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हो। सत्ता के लिए अलग अलग कई बार इसके बारे में
पूछा जा चुका है। कई प्रश्न हम जो है रिपीट होते हुए देखे हैं, जैसे यहाँ पे भी आ, सत्ता द्वारा संचालित होती है, इस तरह से ये बात कर रहे हैं। तो मेन चीज है इसमें ध्यान देने वाली सत्ता, सत्ता को ही लेकर के संघर्ष होता है करके विचार कौन रखता है? डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ का ही कहना है कि सत्ता के लिए संघर्ष होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, वेबर के मतानुसार जीवन अवसर है। लाइफ स्टाइल की बात कौन करता है? तो लाइफ स्टाइल की बात करता है मैक्स वेबर। और ये किसके आधार पर है? वर्ग के आधार पर। इनका कहना है कि जो जीवन अवसरों में अंतर होता है, तो वर्ग, दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग जो है उनकी जो जीवन शैली है, जो जीवन अवसर है, वो कहना चाहिए बेहतर है दूसरे वर्ग की तुलना में। तो नीचे वर्ग की जो तुलना हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, या जो जीवन अवसर है, उनसे प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम दोनों वर्गों में एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग में जीवन अवसर के आधार पे अंतर कर सकते हैं, जीवन शैली के आधार पे अंतर कर सकते हैं। फिर आता है संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत किया है। तो संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ ने संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतीहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के लिए एक सिद्धांत को विकसित किया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यूजीसी नेट और पीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका कहना है कि जो सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतीहर, खेती काम करने खेतीहर के मध्य, तो हम देख रहे हैं एक खानाबदोश और दूसरा वर्ग क्या हो गया? खेतीहर। इनके मध्य संघर्ष का जो आधार है, वो इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को विकसित किया है। तो हम अगर शुरू से देखें सभ्यता के विकास कैसे हुआ है, तो हमें एक वर्ग मिलता है खानाबदोश और दूसरा वर्ग मिलता है खेतीहर। तो इनके मध्य संघर्ष का जो आधार है, वो इस बात पर मान्यता पर आधारित है कि समाज के संघर्ष एक सिद्धांत, या एक समाज में संघर्ष के सिद्धांत हम यहीं से आरंभ होते हुए देखते हैं, या इनके मध्य संघर्ष को से सभ्यता की विकास, संघर्ष की विकास हुआ है। तो इब्न खल्दून ने इस तरह की अपना विचार व्यक्त किए हैं। समाजशास्त्री के लिए धर्म है, तो धर्म क्या है भाई? एक समाजशास्त्री के लिए सामाजिक घटना है। धर्म समाज की ही तो एक घटना होती है ना जी, सामाजिक घटना है। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत किए हैं। तो आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष, संघर्ष को दो प्रकार से बांटा है। एक इन्होंने आंतरिक संघर्ष की बात कही और एक बाह्य संघर्ष की बात कही। तो किसने किया है? जॉर्ज सिमेल ने किया है। जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष को दो प्रकार में बांटा, एक आंतरिक संघर्ष और एक बाहरी संघर्ष। आंतरिक संघर्ष क्या है? जब हम अपने लोगों के बीच या अपने राज्य में या अपने मध्य के बीच जब कोई संघर्ष होती है, तो उसे आंतरिक कहेंगे। बाह्य संघर्ष किसे कहेंगे? जब बाहरी राज्य से या बाहरी देश से या बाहर के लोगों के द्वारा हमारी संघर्ष होती है, तो उसको हम बाह्य संघर्ष कहेंगे। तो इस तरह से आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के रूप में जॉर्ज
सीमेल ने प्रस्तुत किए हैं। परिवर्तन को सभी समय में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में मानते हैं। तो परिवर्तन को सभी समयों में, परिवर्तन से सामाजिक व्यवस्था में या सामाजिक जो अवस्था है उसमें बदलाव के रूप में मानते हैं या देखते हैं। तो कौन देखते हैं? संघर्षवादी। संघर्षवादियों का कहना है कि जब तक परिवर्तन नहीं आएगी तब तक सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवर्तन होना आवश्यक है ताकि सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें या उनकी दशा में बदलाव आए। तो ये संघर्ष सिद्धांतवादी परिवर्तन के मुख्य इनका विचार है ताकि इस परिवर्तन हो और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांतियां होती हैं। तो मार्क्सवादी के अनुसार क्रांति तब होती है जब वर्ग स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग बन जाती है। इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में अभी हमने पढ़ा है, वहां पे कुछ दूसरे शब्दों में बात कर रहा है, लेकिन इसका उत्तर देखिए, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है, कार्ल मार्क्स के लिए, है ना। अब यहीं पर ही इसी प्रश्न को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा है ये? स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। तो मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स का विचार है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा। फिर हाँ, तो इनका कहना है कि इसके अनुसार क्रांति होती, तो क्रांति कब होगी? जब स्वयं में वर्ग जो है स्वयं के लिए वर्ग बन जाएगा, तब क्रांति होती है। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता या एनोमी है। तो एनोमी के विषय में केवल हमको दो व्यक्ति, दो समाजशास्त्री की विचार मिलती है। एक इमाइल दुर्खिम है और एक जो है रॉबर्ट मर्टन है। अगर मर्टन है तो मर्टन आंसर लेंगे, अगर दुर्खिम दिया है तो दुर्खिम आंसर लेंगे, और दोनों दिया है तो फिर हमें बहुत ही समझदारी से प्रश्न को समझ के उत्तर लेना पड़ेगा। तो सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन के लिए मूल स्रोत किसको मानता है? आदर्श शून्यता को मानता है या एनोमी को मानता है। मतलब समाज में विघटन हो रही है, समाज टूट रहा है, समाज बिखराव की ओर जा रही है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति में या उस समूह में आदर्श नहीं है, उसमें किसी प्रकार के मूल्य नहीं है, या जो कहना चाहिए सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए जो विशेषता होनी चाहिए गुण उनमें, वो नहीं है। तो इसको हमने समाजशास्त्री शब्दों में एनोमी कहा जाता है, जो पथभ्रष्ट व्यक्ति है या जो सामाजिक विघटन को बढ़ावा देता है या समाज को बिखरने का काम करता है, उस व्यक्ति को एनोमी कहा जाता है। अप्रतिमानित व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार की प्रतिमान या किसी प्रकार की आदर्श या किसी प्रकार की सामाजिक मूल्य नहीं दिखाई देती है, ऐसे व्यक्ति एनोमी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो मार्क्सवादी, जब हम संघर्षवादी या मार्क्सवादी के बात करते हैं, तो मध्यम वर्ग की जो अवधारणा है वो डेहरेनडॉर्फ ने दिया है। आपने देखा होगा एक प्रथम क्लास जब हम इसके विषय में पढ़े तो वहां पर मध्य वर्ग की बात आई है। मध्य वर्ग, तो वहां का उत्तर है रेमंड एरा करके। तो मध्य वर्ग की बात रेमंड एरा करता है, लेकिन मध्यम वर्ग की अवधारणा डेहरेनडॉर्फ के है। दोनों में अंतर समझिए और दोनों का उत्तर अलग अलग होगा, एक ही समझना नहीं है।
मध्य वर्ग रहेगा तो रेमंड एरर आएगा आंसर, मध्यम वर्ग होगा तो डेरेनडार्फ लेना है। आगे बढ़ते हैं। निषेध की व्याख्या सामाजिक निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में होती है। तो देखिए जी, प्रश्न को बार बार अलग अलग शब्दों में पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो एक ही है। है ना। सामाजिक नियंत्रण के लिए यंत्रकारी रूप, तो सामाजिक एकता के सिद्धांत दुर्खिम करता है। और दुर्खिम जो है क्या है, एक यांत्रिक समाज और एक सामूहिक समाज, दो समाजों में, दो एकता में उन्होंने बांटा समाज को। और यांत्रिक एकता और दूसरा सामूहिक एकता। तो यंत्रकारी के रूप में सामाजिक नियंत्रण निषेध की व्याख्या करता है। तो इस बात को इमाइल दुर्खिम, यहीं से इस कोड को समझने से ही पता चल जाता है, ये इमाइल दुर्खिम के वाक्य हैं। समाज शास्त्र को यस समाज की एक प्राकृतिक विज्ञान माना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया हुआ है ये प्रश्न। समाज को एक प्राकृतिक विज्ञान माना हुआ है, तो कौन मानता है जी समाज को एक प्राकृतिक विज्ञान? अगस्ट काम्टे मानता है। और प्राकृतिक विज्ञान की तरह होना चाहिए, एक वस्तु की बात करता है इमाइल दुर्खिम। चलिए, सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है। तो सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना के बारे में मैक्स वेबर बात करता है। इन्होंने पूंजीवाद पे लेख लिखा है, प्रोटेस्ट ऑफ पूंजीवाद करके, कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट वर्ग हैं उन्होंने एक पूंजीपति कैसे बने, उनकी सोच विचार, उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो प्रोटेस्टेंट में बताए गए हैं, जो धर्म में बताए गए हैं। तो उसके अनुसार से उनके जो जीवन शैली है या उनकी जो पूंजीवाद की जो विचार है वो किस तरह से वृद्धि हुई है। तो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की बात जो है मैक्स वेबर बात करता है। आदर्श शून्यता एनोमी, देखिए प्रश्न फिर यहाँ पे हमको मिल गया। आदर्श शून्यता एनोमी की विकसित की है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा एनोमी, आदर्श शून्यता, तो यहाँ पे फिर मिलता है किसका है भाई? दुर्खिम का है ना। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। शायद ज्यादा बड़ा हो गया। एक मिनट। हाँ, ठीक। फिर आता है स्वतः स्फूर्ति की अवधारणा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो ये इमाइल दुर्खिम का ही है। स्वतः स्फूर्त स्वतः स्फूर्त की अवधारणा इमाइल दुर्खिम ने दी है। फिर है आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद, यहीं से हमको समझ में आता है आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कार्ल मार्क्स ने किया है जी। कार्ल मार्क्स ही ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में कोई भी घटना घटित होता है तो उसको अर्थ से लेकर के आर्थिक को लेकर के बात करता है। आर्थिक जो स्थिति वही निर्धारित करता है। वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है, तो वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है मार्क्स का नाम। यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता, अभी हमने बात किया कि यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में कौन बात किया बांटा है? दुर्खिम ने बांटा है। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में खालिस्तान या देश वर्गीकरण का प्रयोग किया है। तो देखिए भाई, इन्होंने धर्म को दो वर्गों में बांटा है, एक पवित्र और दूसरा है लौकिक। इस तरह से इमाइल दुर्खिम ने धर्म को दो वर्ग में बांटा, एक पवित्र और दूसरा लौकिक।
मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया और सोशल एक्शन का प्रकार नहीं है। तो सामाजिक क्रिया के प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? वो ऑप्शन का आधार पे उत्तर है अंतः क्रिया। अंतः क्रिया को सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं माना है। सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर जो है 4 प्रकार की बातें करती है। 4 प्रकार के मतलब सामाजिक क्रिया के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरह से प्रश्न को फिर से दूसरे शब्दों में पूछ दिया कि सामाजिक क्रिया कितने प्रकार के, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो 4 प्रकार के हैं। अब इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो इस तरह के लिए देखिए कुछ प्रश्नों से ही हमको समझ में आ जाती है। तो देखिए सत्ता को वैधानिक, ठीक है, और परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता से वर्गित किया गया है। तो सत्ता को इन्होंने यहीं पे हमको 3 प्रकार देखने को मिलता है। एक वैधानिक, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत और चमत्कारी सत्ता के रूप में वर्गीकृत किया है। तो मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर ने सत्ता को वैधानिक बताया, जो कहना चाहिए कानूनी या जिनको वैधता प्राप्त है, प्रशासनिक हम अधिकारी की बात कर सकते हैं। दूसरा परंपरागत, जैसे कि राजा के पुत्र राजकुमार ही राजा होता है, तो इस तरह परंपरागत हो गया। चमत्कारी सत्ता किसको बोलेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ऐसा दैवी शक्ति प्राप्त हो या कोई वरदानी हो या उसके जीवन में कुछ ऐसा अलग से करने की एक प्रकार का जुनून हो, या फिर कहना चाहिए कुछ ऐसा विशेषता उसमें पाया जाता है जिसके वजह से वह प्रसिद्ध हो गया, जिसको वजह से वो फेमस हो गए। तो हम इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको चमत्कारी सत्ता बोलेंगे। ठीक है, फिर अभिजातों के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है जी। तो अभिजातों के परिभ्रमण का सिद्धांत तो पेरेटो ने दिया है। फिर आता है ज्ञान के विकास के 3 स्तर का नियम। तो 3 स्तर के नियम के बाद में कौन करता है? अगस्ट काम्टे करता है। प्रश्न बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। अगस्ट काम्टे के विकास के विचार 3 अवस्था में निहित है। तो कौन कौन सा 3 अवस्था है? धार्मिक अवस्था है, फिर तात्विक अवस्था है, और प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादक है। देखिए अब यहाँ पे तीसरा जो इनकी अवस्था, उनसे प्रश्न उठा दिया कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रतिपादक है, तो कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अगस्ट काम्टे। फिर है दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो क्या सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? कि सामाजिक तथ्य की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। तो सामाजिक तथ्य की प्रकृति क्या है? अमूर्त होती है, इस तरह से बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अमूर्त होती लिखा है। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन मॉडल अर्थात मैक्स वेबर के आधार पे इन्होंने जो सामाजिक क्रिया है उसको 4 प्रकार से बताया। देखिए ये 4 प्रकार कौन कौन सा है, फिर प्रश्न में बना दिया। वहां पे 4 प्रकार ही पूछा गया है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम वही बताया कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा 4 है, या इसका सीक्वेंस पूछ दिया इस तरह से। तो एक तो है परंपरागत क्रिया, दूसरा प्रभावात्मक क्रिया, तीसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, और चौथा तार्किक क्रिया। तो 4 प्रकार के यहाँ पे हम मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रिया का 4 क्रम दिया है, 4 प्रकार बताया। क्या क्या? परंपरागत क्रिया, दूसरा प्रभावात्मक क्रिया, तीसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, चौथा तार्किक क्रिया। वस्टहेन, फिर मैक्स वेबर से संबंधित प्रश्न मिल गया हमको। वस्टहेन वस्टहेन मैक्स वेबर का ही सिद्धांत है।
जर्मनी का रहने वाला मैक्स वेबर ने एक जर्मनी शब्द है वस्टहन, व्याख्यात्मक समझ इसका हिंदी होता है। मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक है। तो कार्ल मार्क्स की किताब है जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लेकिन इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, एक और सामाजिक थिंकर्स थे वो, या मार्क्स के एक परम मित्र थे एंजिल्स, फ्रेडरिक एंजिल्स। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो किताब है मार्क्स के, उनके साथ में मिल करके लिखे हैं। ठीक, फिर आता है जोड़ी बनाने के लिए। तो एक तरफ साविय एकता है, तो साविय एकता की बात कौन करता है, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, माइल जोखिम। तार्किकरण की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करता है जी। अलगाववाद के सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। और पश्चिमीकरण या पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, इस तरह के जो शब्द हैं वो श्रीनिवास के शब्द हैं। समाज के अध्ययन में अगस्ट काम्टे ने उपयोग किया है, तो क्या उपयोग किया है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का, ऐतिहासिक घटना को लेकर के अगस्ट काम्टे ने समाज को समझाने का प्रयास किया है। तो इनका जो परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण वो ऐतिहासिक था। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, तो मैं भी कई बार इसके देख लिए। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या मानता है, आर्थिक को मानता है भाई। फिर आता है मैच द कॉलम में सोरोकिन, तो सोरोकिन ने एक चक्रीय सिद्धांत दिया है, परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का है। डेरेनडार्फ क्या है, परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य इनका संघर्षवादी है, जो द्वंद्वात्मक को संघर्ष बोलते हैं। स्पेंसर क्या है, विकासवादी है। और दुर्खिम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक वादी है, मतलब संरचना में प्रक्रिया होनी चाहिए। जब कहना चाहिए प्रक्रिया होगा, कोई एक्शन होगी संरचना में, तब बदलाव आएगा, इस तरह से इनका कहना है। धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर किया है, तो अभी हम पढ़ रहे थे बार बार कि धर्म को दो भागों में उन्होंने बांटा है, पवित्र और लौकिक। तो एक पवित्र हो गया और एक अपवित्र हो गया, तो कौन बांटा है, दूसरी में। फिर देखते हैं यांत्रिक, फिर दुर्खिम का प्रश्न आ गया, यांत्रिक एवं शाही एकता के आधार पर सरल समाज। जो यांत्रिक एकता थी वह सरल समाज था जी, और जो औद्योगिक समाज है क्या है, जटिल हो गया है। तो दुर्खिम बात करते इसका। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण कौन करता है, तो मैक्स वेबर करता है। मैक्स वेबर ने जो है बाजार और संपत्ति की स्थिति के आधार पर सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया है। अधिपत्य शब्द, तो अधिपत्य शब्द किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स का शब्द है अधिपत्य शब्द। मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण खालिस्तान ने किया और एक तीसरे वर्ग को जोड़ दिया। तो देखिए मार्क्स ने समाज का विभाजन किया था दो वर्ग का, और एक तीसरा वर्ग और बनाया, तो किसने बनाया, डेरेनडार्फ ने बनाया। क्या बना दिया भाई, मध्य वर्ग, है ना, मध्य वर्ग। अभी मैंने बताया कि मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग की बात, तो अगर डेरेनडार्फ ऑप्शन में है तो उत्तर डेरेनडार्फ को लेना है, रेमन एरर छूट जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, तो क्या अनुसरण किया है, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति को। हर्बर्ट स्पेंसर एक विकासवादी उद्विकासवादी कहना चाहिए थिंकर्स हैं। इन्होंने उद्विकास के माध्यम से या विकास के रूप से समाज को समझा है। एक आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करता है। मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही या की सिद्धांत दिया, उन्होंने एक आइडियल प्रारूप, आइडियल टाइप दिखाया, एक आदर्श प्रारूप बताया कि किस तरह से देश और समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्थित पद अनुक्रम होनी चाहिए। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट काम्टे के उत्तराधिकारी, तो देखिए प्रत्यक्षवाद कौन है, अगस्ट काम्टे हैं, लेकिन इनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन काम किया है जी, तो यहाँ पे
हो जाएगा, उत्तराधिकारी के रूप में काम करने वाले इमाइल दुर्खिम हैं। ठीक, कहाँ चला गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे शक्ति के वैधकरण का सिद्धांत दिया है। तो शक्ति के वैधकरण के बारे में बात करता है मैक्स वेबर। जब कोई पावर होती है, कोई शक्ति होती है, उसको वैधता मिल जाती है तो उसके पास सत्ता आ जाती है। मतलब शक्ति को जब वैधता मिलती है, उसको जब मान्यता मिलती है, वो वैध हो जाती है, तो वह सत्ता आ जाती है उसके पास। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। तो प्रतिस्पर्धा और पूंजीवाद, पूंजीवाद जहां पर दिखता है मैक्स वेबर आएगा उत्तर। धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र बीच हमने देखा इस प्रश्न को, पुनः यहाँ पे दिखाई देता है। तो पवित्र और पवित्र की अवधारणा इमाइल दुर्खिम का है। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा से और देखते हैं। धर्म के अध्ययन के लिए समाज शास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है। तो कहीं पर हमको पवित्र लौकिक मिलता है, पवित्र अपवित्र मिलता है, कहीं पे पवित्र और साधारण मिलता है। तो तीनों शब्दों को समझेंगे इमाइल दुर्खिम में। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन की यहीं से हमको समझ में आएगा कि श्रम विभाजन के बारे में इमाइल दुर्खिम बात करता है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण, बार बार प्रश्न हमने देख लिया, पेरेटो का है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो का है ना। विज्ञान का अनुक्रम प्रस्तुत किया है किसने? जी अगस्त काम्टे ने विज्ञान को वर्गीकरण किया है ना, गणित, फिर भूगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी, इस तरह से। तो अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का श्रेणीबद्ध किया है। देखिए उसको फिर पूछ दिए यहाँ पे, ये गणित, फिर नक्षत्र विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। अगस्त काम्टे ने विज्ञान के संस्करण के लिए प्रथम स्थान किसको दिया है? तो गणित को दिया है भाई। लास्ट किसमें है? समाजशास्त्र है। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है, तो विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए किसे जाना जाता है? अगस्त काम्टे को जाना जाता है जी। ठीक है, हाँ, फिर देखते हैं हम काम्टे की विज्ञान परंपरा में पहले आता है। तो विज्ञान का वर्गीकरण में पहले क्या आया था? गणित है। समाज के सावयवी विकास का विवेचन किया, तो समाज के सावयवी विकास, यहाँ पे विकास या सावयवी की बात आती है तो विकासवादी स्पेंसर है। विकास ना कहना चाहिए विकासवादी, ये स्पेंसर यहाँ पे आएगा। समाज के सावयवी विकास का विवेचन किया है स्पेंसर। आदर्श प्रारूप फिर मिल गया हमको। आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में कौन मानता है? मैक्स वेबर मानता है। समाजशास्त्र के जनक कहाँ पैदा हुआ था जी? फ्रांस में पैदा हुआ। समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगस्त काम्टे को जाना जाता है। समाज में आदर्श शून्यता की दशा और कारण की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खिम करता है। प्रश्न रिपीट हो गया। समाजशास्त्र में व्याधिकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या दुर्खिम करता है। ये सामाजिक तथ्य जहां जहां मिला ना, सोशल फैक्टर, वो दुर्खिम का है। आत्महत्या एक व्यापक अध्ययन क्या है? तो आत्महत्या के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं दुर्खिम। प्रौद्योगिकी कारकों को प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है। तो प्रौद्योगिकी को कहना चाहिए सामाजिक परिवर्तन का जिम्मेदार समझता है कार्ल मार्क्स। फिर वस्टहेन आ गया जी, विवेचनात्मक सोच, है ना, ये मैक्स वेबर का है। तो अलग अलग तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है और सबका उत्तर जो है, देखिए एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा रहा है। तार्किकता के 4 प्रकार बताए हैं। किसने बताया है? मैक्स वेबर ने बताया है। अभी हमने पढ़ा उसके 4 प्रकार को। यांत्रिक एक तो सवयवता के बारे में कौन बात करता है जी? तो दुर्खिम बात करता है। फिर हम बात करें समाज के अध्ययन में बुजुर्ग और सर्वहारा।
तो बुजरवा और सर्वहारा के पदों का प्रयोग किया है कार्ल मार्क्स ने। प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के बारे में मैकावर एवं पेज बात करता है। ये एक नया प्रश्न दिखा अभी तक में। तो प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करता है मैकावर एवं पेज। स्वयं समाजशास्त्र में एक डॉक्टर उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। तो कौन किया? इमाइल दुर्खिम ने किया। ये पहला व्यक्ति है जी, समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कह सकते हैं या अकादमिक पुरुष माना जाता है, जो स्वयं समाजशास्त्र में पीएचडी करके समाजशास्त्र विभाग या एचओडी बनी फ्रांस में। अगस्त काम्टे का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है, तो सामाजिक भौतिकी इसका प्रथम नाम है समाजशास्त्र का ना। इमाइल दुर्खिम का प्रणाली तंत्री उपकरण है। इमाइल दुर्खिम का प्रणाली तंत्र क्या है? तो प्रत्यक्षवादी है। जैसा ऑप्शन दिया है उसके अनुसार से उत्तर चुना गया है। समाजशास्त्र सुई जनरिस स्वतः स्फूर्ति, अभी हमने देखा ना स्वतः स्फूर्ति शब्द, इशू के इंग्लिश में बोलते हैं सुई जनरिस। सुई जनरिस शब्द का प्रयोग किया है इमाइल दुर्खिम ने। संघर्ष सिद्धांतकारकों में से समाज में संघर्ष की प्रकारात्मक, तो संघर्ष को प्रकारात्मक या सकारात्मक कौन बोलता है? लेविस कोचर मानता है। सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए अव्यक्त तथा अव्यक्त प्रायः समूहों की रुचि, समूहों एवं विरोधी समूह की अवधारणाएं मूलभूत किसका है? कॉलिंस का। एक अलग से प्रश्न हमको रेंडॉल्फ कॉलिंस के विषय में दिखाई देता है। क्या बोल रहा है? इस संघर्ष की व्याख्या करने के लिए एक अव्यक्त और दूसरा है अभिव्यक्त समूहों की रुचि, समूहों एवं विरोधी समूहों की अवधारणाएं मूलभूत है। तो इसके विषय में क्या बताना चाह रहा है ये कि इन्होंने जो संघर्ष उसको दो प्रकार अव्यक्त और अभिव्यक्त में बांटा। ठीक है, समूह की रुचि समूह के रूप में और एक विरोधी समूह के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभिव्यक्तशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत, तो अभिव्यक्तशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत है वेबर का। इन्होंने जो है तार्किकता की सिद्धांत दी है। फिर है वह सिद्धांत प्रतिरूप जो बताता है पुरस्कार प्रणाली सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली की ओर जाती है। देखिए, किसी को जब सामाजिक व्यवस्था बनी है पुरस्कार देते हैं, तो जो उनकी स्तरीकरण है, स्तर है, वो कहीं न कहीं आगे की ओर बढ़ती है। तो ये बता रहा है कि वह सिद्धांत या प्रतिरूप जो पुरस्कार प्रणाली है वो स्तरीकरण प्रणाली की ओर जाती है। मतलब कहीं न कहीं पुरस्कार से लोग स्तरों में बढ़ जाते हैं। जिसको अच्छे पुरस्कार मिल रहा है वो समाज में उनकी स्तरीय जो है और स्तर जो है ऊँच हो जाती है। अगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो अगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन को दो स्थिति में बांटा जी, एक सामाजिक स्थितिकरण और एक सामाजिक गतिकीकरण। ठीक है ये। हाँ, फिर हम देखते हैं फिर उसी प्रश्न को यहाँ पे पूछा गया। देखिए, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी की अवधारणा अगस्ट काम्टे ने दिया है। फिर आता है कार्ल मार्क्स अनुसार धर्म सहायता करता है। तो धर्म क्या सहायता करता है? सामाजिक समर्थन देने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे फिर हम मिलते हैं। बाकी प्रश्नों के वीडियो से आप बार बार देखिए, समझिए और इसमें जो जो कहना चाहिए एक दो शब्द व्याख्या किया जा रहा है उसको समझिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।